मेरा नाम है चिराग। आप देख रहे हैं द गुरुकुल एजुकेशन हब। पिछले लेक्चर में हमने आपको मैटर के बारे में बताया था, मैटर क्या होता है, किस तरह से बना होता है मैटर, एलिमेंट्स के बारे में बताया था। आज हम आपको उसी के आगे की चीजें बताएंगे कि किस तरह से मैटर बना होता है और एटम क्या होता है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह ये सब क्या होती है। देखिए समझिए, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि मैटर वो सब कुछ जो हमारे आसपास है, ठीक है। उसके बाद में हमने आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। अभी तक 118 टाइप्स के एलिमेंट है हमारे पास। फिर हमने आपको थोड़ा सा आइडिया देता है एटम के बारे में। आज के लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये कहा था कि आज हम सिर्फ एटम के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है। तो आज हम आपको एटम के बारे में बताएंगे, एटम क्या होता है, एटम दिखने में कैसा होता है, क्या क्या खास बात होती है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हम आपको आज बताएंगे। तो आप नोट इन सारी पॉइंट्स को नोट करिएगा और इसके लिए आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आते हैं एटम के बारे में। एटम क्या होता है समझिएगा। एटम क्या होता है इसके बारे में जानते। देखिए, हमने आपको ये बताया था कि मैटर जो होता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। मैटर होता है वो बहुत छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है और वही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको बोला जाता है एटम। वही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको क्या बोला जाता है एटम। तो अगर आपसे कोई एटम की अगर डेफिनेशन पूछता है एटम क्या होता है तो आप उसका जवाब देंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। क्योंकि जितने भी जो भी मैटर है हमारे पास, जितनी भी सारी चीजें हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनी है। 118 टाइप्स के एलिमेंट है अब तक हमारे पास। तो अगर आपसे कोई भी पूछता है बताइए एटम क्या होता है तो आप उसका जवाब क्या देंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, शॉर्ट में अगर बोलना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण, मतलब बहुत छोटा पार्टिकल। इतना छोटा पार्टिकल किसी को दिखाई ना दे, हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते इसको, तो ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अगर आप एक आइडिया लेगा रफली, तो जो सुबह सुबह आप देखते होंगे कि जब रोशनी आती है कमरे के अंदर तो एक जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के छोटे छोटे कण होते हैं, वो मूव करते हैं, क्या कहते हैं, हवा में रेंडमली मूव, तो आपको दिखाई देती है रोशनी। तो वो एक्चुअली वो एटम नहीं है, एटम वो नहीं है, आपको दिखाई देती है वो एटम नहीं। एटम तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उससे कई लाख गुना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। तो बस आप इस बात का ख्याल रखिए, छोटी सी डेफिनेशन है कि एटम क्या होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इस दुनिया में सबसे छोटी अगर कोई चीज है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर कोई चीज है तो क्या है एटम, ठीक है। तो अब आपने एटम की डेफिनेशन एक बार पढ़ लीजिए और लिख भी लीजिए इसको। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये जो एलिमेंट्स है उनसे ही सभी चीजें मिलकर बनी है। 118 टाइप के एलिमेंट है तो वो एलिमेंट का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है एटम। आगे चलते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि ये एटम की डिस्कवरी कैसे, किसने कहा इसके बारे में। भाई एटम के बारे में किसने कहा, एटम क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो बेटा बेसिकली सन 1808 ईस्वी में एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बताया कि एटम क्या होता है। उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने अपने कुछ पॉइंट्स दिए कि भाई एटम क्या होता है इसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट दिए, ठीक है। तो इन्हीं डाल्टन बाबू ने 1808 में दी थी, 1808 तो ये थ्योरी दी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें होती हैं वो हम आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखी है, उनको हम आपको समझाने की कोशिश करें। तो आप इनको एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि डाल्टन ने क्या कहा, ठीक है। आगे चलते देखिए, डाल्टन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले बोला था। जो एटम वर्ड यूज किया था वो सबसे पहले किसने किया था, डाल्टन, और उसने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो उस एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट क्या होता है, पहला पॉइंट कहता है मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम।
इसका मतलब क्या है कि जो मैटर होता है वो मैटर जो होता है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है बेटा जिसे तोड़ा ना जा सके। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके, ऐसा पार्टिकल जिसको तोड़ा ना जा सके। तो पहला पॉइंट इसका ये रहता है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल। मैटर जो होता है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना होता है जिसे एटम कहते हैं। और छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं हम? एटम। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एटम। ओके, पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट चलते। नेक्स्ट पॉइंट होता है ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल नेचर। समझिए, अगर हमारे पास जैसे सोना है, जैसे सोना होता है बेटा, जैसे सोने को AU से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक सोना होता है, सोना की जानकारी हुई है, घर में सब देखते हैं सोना क्या होता है। तो सोना भी एक एलिमेंट है जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है AU। सोना क्या है? एक एलिमेंट जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? AU। तो सोने में जो सोना है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। भाई सोना है जो किससे मिलकर बना होगा? अब सोने को तोड़ो, इतना महंगा है, कैसे तोड़े? अरे कोई बात नहीं, एज्यूम कर लीजिए। तो छोटा सोने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो सोने के सभी जो पार्टिकल्स होंगे, सोने की जो सोना मिलकर बना हो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, तो उन्हीं पार्टिकल्स को तो हम एटम कहते हैं। तो सोने में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब एक जैसे होंगे, सब आइडेंटिकल होंगे। तो कोई भी एलिमेंट ले लें हम, उसमें जो एटम होते हैं, उसमें वो जो एटम होते हैं वो सब आइडेंटिकल होते हैं, सब एक ही टाइप का एटम होते हैं। आप ये मत समझिए कि एटम सिर्फ एक होता है, ऐसा कुछ नहीं। एटम तो बहुत सारे होते हैं भाई। कोई एक एलिमेंट है, उसमें बहुत सारे एटम होते हैं। एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली बात हमने आपको बताई कि जो एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट जितने भी हमारे पास, जैसे 118 टाइप के एलिमेंट बताए थे आपको, तो 118 टाइप के एलिमेंट है, तो उनमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट में अलग अलग एटम मिलेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान सुनिए। अब ये बताया था हमने आपको ये वाला पॉइंट कि जो एलिमेंट अगर सेम एलिमेंट है तो उसमें सेम टाइप के एटम मिलेंगे, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसमें डिफरेंट टाइप के एटम मिलेंगे। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटम्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम मिलेंगे। आइडेंटिकल एलिमेंट में आइडेंटिकल एटम मिलेंगे, मतलब एलिमेंट्स में आइडेंटिकल एटम मिलेंगे। ओके, समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एटम होता है बेटा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको ना तो आप तोड़ सकते हो, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मिटा नहीं सकते आप उसको, और ना ही उसको बना सकते हो। ना आपके हमारे बस की बात नहीं है कि हम एटम को बना दे, नया एटम बना दे, या फिर उसको बिल्कुल समाप्त कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है। तो ये पॉइंट ये कहता है डाल्टन का फोर्थ पॉइंट कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो हम उसको नया बना सकते हैं एटम को, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 4 पॉइंट से जो हमने आपको बताए, इनको आप नोट कीजिए और नेक्स्ट चलते हैं तो आगे देखिए। पहले बेटा ये जब थ्योरी आई डाल्टन की थ्योरी, तो जब तक ये माना जाता रहा तब तक ये माना जाता रहा, ध्यान सुनिए। जब ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आई तब ये माना जाता रहा कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। सबसे छोटे पार्टिकल का नाम क्या रख दिया गया? एटम। उसके बाद में जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो आगे पढ़ते हो कि ये थ्योरी फेल हो गई। ये थ्योरी क्या होगी? फेल। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं आ सकेगी। एटम भी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है, एटम भी कुछ चीजों से मिलकर बना होता है। तो इसको बोला जाता है हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या होती है इसके बारे में समझिए। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में समझिए। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेटा ये कहती है कि जो एटम होता है, एटम होता है बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बना होता है। बेसिकली किन चीजों से मिलकर बना होता है एटम? 3 चीजों से। ध्यान से ना बेटा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत फंडामेंटल, बहुत बेसिक चीजें। केमिस्ट्री आपको सीखने के लिए यही चीजें आपको आनी चाहिए कि एटम क्या होता है, एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है। ये छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ से सीखना स्टार्ट करेंगे आप। तो एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटम, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम जो होता है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बेटा रिप्रेजेंट किया दिखाया जाता है ई से, प्रोटॉन को दिखाया जाता है पी से, न्यूट्रॉन को दिखाया जाता है स्मॉल एन से। इस तरह दिखाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब ये पूछा जाता है, बताओ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके छोटे लेवल पे, बताओ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? तो इसकी डिस्कवरी की थी बेटा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी बेटा? चैडविक। किसने की थी? चैडविक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। एक और पॉइंट बता देते हैं आपको छोटा सा आपके लेवल पे। जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, इनके ऊपर कैसे होते हैं? चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इतना आपको बेटा पता होना चाहिए, उसके बारे में आइडिया होना चाहिए, कम से कम 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहती है कि एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को किस तरह दिखाया जाता है? ई से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, स्मॉल एन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने, जेम्स चैडविक बोलते हैं, जेम्स चैडविक। ठीक है, अब आगे चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि बेटा ये जो एटम होता है, ये एटम होता है, ये दिखने में कैसा होता है, ये दिखता कैसा है? जब इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये दिखने में कैसा लगता है, कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग आपसे जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं, समझिए, ध्यान से समझिए बेटा। ये एटम दिखने में कैसा होता है बेटा? देखो, ये जो एटम होता है एक बॉल की तरह होता है। एटम जो होता है बॉल, इस तरह से गोल होता है, इसको बोला जाता है स्फेरिकल। गोल होता है, गोला दिखाई दे रहा है, गोला, इसको बोला जाता है, गोल को बोला जाता है स्फेरिकल। तो एटम दिखने में कैसा होता है? स्फेरिकल, एक बॉल की तरह। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच सेंटर पॉइंट, बीचों बीच में क्या होता है? सेंटर पॉइंट। इसके बीचों बीच सेंटर पॉइंट को इस तरह से दिखाया जाता है और इस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है बेटा न्यूक्लियस। इस सेंटर पॉइंट को बोला जाता है बेटा न्यूक्लियस। एटम का शेप किस तरह का होता है? गोल, स्फेरिकल, जिसको बीचों बीच क्या होता है? ये पॉइंट क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अभी बताया था एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? एटम में, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेटा इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। इस चारों तरफ घूमते कैसे? इस तरह से, जैसे एक ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह की गोला, इनको बोला जाता है बेटा सेल। ये सेल हो गई, ये थर्ड सेल हो गई,
ये फोर्थ सेल। तो देखो ध्यान से देखो, ये है एटम का स्ट्रक्चर। एटम का स्ट्रक्चर एकदम गोल होता है, उसके बीचों बीच एक पॉइंट होता है, बीचों बीच, जिसको क्या कहते हैं लोग, न्यूक्लियस, जिसमें क्या रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ ये पहला गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, ये चौथा गोला, इस तरह की दिखाई दे रही, इनको बोला जाता है बेटा सेल। क्या बोला जाता है इनको? सेल। क्या बोला जाता है इनको? सेल या ऑर्बिट, या ऑर्बिट, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या जानना है? इसमें आपको ये जानना है कि एटम दिखने में कुछ इस तरह का होता है, उसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर पॉइंट पे बॉल की तरह होता है, बिल्कुल बॉल की तरह। एटम किसकी तरह होता है? बिल्कुल गोल बॉल की तरह। उसके बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र बिंदु बोलते हैं, बीचों बीच, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब देखो एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इस एटम में दिखाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो बेटा इन जो आपको दिखाई दे रही है गोले, ये जो सेल इस तरह के, इन गोलों को क्या नाम दे रहे हैं? सेल। तो इन सेलों में बेटा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन सेलों में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो लगातार इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। बेटा शुरुआती लेवल पे कम से कम आपको इतना आना चाहिए कि एटम दिखने में इस तरह का होता है, उसके सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चारों तरफ घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? सेल में घूमते हैं। किसमें घूमते हैं? सेल में। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है बीचों, जो ये आपको पहला गोला दिखाई दे रहा है, पहला गोला, ये पहली सेल कहलाती है एटम। कौन सी सेल कहलाती है? पहली सेल। इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, देखो n बराबर 1, पहली सेल n बराबर 1 दिखा रहा है। n क्या है? सेल नंबर तो जानते हैं n, नंबर 1 से प्रिंट किया n। तो इसको बोला जाता है बेटा k सेल। एटम में जो फर्स्ट सेल होती है, आपसे पूछता है कोई भी, बताइए एटम की जो फर्स्ट सेल होती है उसका नाम क्या होता है? हम कहेंगे k सेल। दूसरी सेल को n बराबर 2 करके दिखाते हैं, दूसरी सेल का नाम होता है एल सेल। ऐसे तीसरी सेल, ऐसे चौथी सेल, 4 सेल नहीं, 1 2 3 4 बोले 4 सेल। तो पहले गोले का नाम क्या है? के, दूसरे गोले का नाम एल, तीसरे गोले का एन, चौथे गोले का नाम एन। 4 गोलों के नाम रख दिए हमने, के एल एन एन। इस तरह से आपको याद रखनी ये वाली बात कि एटम में 4 सेल होती है, पहली 4 सेल। वैसे अगर कोई पूछे तो कितनी सेल हो सकती है, ऐसे कितने गोले हो सकते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे पहले 4 सेल के नाम बताए तो आप कहेंगे के एल एम एन, के एल एम एन। ठीक है, इतना तो आप बता ही सकते हो। अब समझिएगा आगे बेटा, ये जो आप दिखाई दे रहे, जैसे इस तरह से चल रहे हैं आप लोग, इस तरह से जब चलते हैं हम लोग इधर न्यूक्लियस से इस साइड डायरेक्शन में, सेल बढ़ती चली जाती है, बेटा एनर्जी बढ़ती चली जाती है लगातार। क्या बढ़ती चली जाती है? एनर्जी। इन सेल्स की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, इसकी एनर्जी अलग, सबकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे आप लोग दूर जाते जाओगे एनर्जी से बढ़ती चली जाएगी। तो न्यूक्लियस से इस डायरेक्शन में, न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे, जितना दूर जाओगे सेल में, उस सेल की उतनी ही एनर्जी होती है। जैसे अगर कोई पूछे आपसे तो के एल एम एन में इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो हम कहेंगे एन की, उसके बाद एन की, फिर उसके बाद एल की। सबसे कम एनर्जी किसकी है? के की, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर जाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, आगे चलते समझिए। अब बेटा अभी हमने आपको एक चीज अभी बताई कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो रहते हैं कहां पर? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? सेल में। सेल के चारों तरफ घूमते रहते हैं, सेल के चारों तरफ घूमते रहते हैं। अब किसी एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 20 50 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 100 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब समझिएगा एक बात हम आपको यहाँ पर बताते हैं
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बिल्कुल लास्ट जो आज के इस लेक्चर में आपको बताने जा रहे हैं वो बताएं। देखिए किसी भी जो आपको ये सेल दिखाई दे रही है 1 2 3 4 ही सेल दिखाई दे रही है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो बेटा किसी भी सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो फिक्स इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं किसी एक सेल में फिक्स इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। अब जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, जैसे एक क्लास है हमारी, मान लीजिए क्लास हम होगी, उसमें एक फिक्स अमाउंट में तो क्या कहते हैं स्टूडेंट आ सकते हैं। मान लीजिए जो ये क्लास है हमारी, इसमें 10 स्टूडेंट आ सकते हैं या 20 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, फिर 50 आ सकते हैं। एक रेंज तो होगी, कुछ ना कुछ एक रेंज होगी जिसमें हम ये बता सकते हैं कि इसमें इतने स्टूडेंट आ सकते हैं, कुछ ना कुछ रेंज होगी। ऐसे ही बेटा इन सेल में इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, ये फिक्स होता है। तो इसको बोला जाता है बोहर-बरी रूल्स। ये पता किया जाता है बोहर-बरी रूल्स, बोहर-बरी रूल। ये रूल क्या है बेटा समझिएगा ध्यान से। देखिए ये रूल बेसिकली ये बताता है हमें कि ये जो आपको सेल दिखाई दे रही है एटम की, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे देखो इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें कितने, इसमें कितने, ये पहला गोला है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, दूसरे गोले में कितने, तीसरे गोले में कितने, चौथे गोले में कितने। ऐसा हो सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन, हमने कहा एटम होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें रहते हैं सेंटर पॉइंट में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, सेल के अंदर, नाभिक की न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। अब बस हमें ये देखना है कि यार इसमें फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ, इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। वो कहां से आएगा, बोहर-बरी रूल से। बोहर-बरी रूल ये क्या बताता है, ये बेटा ये कह सकते, ये कहता है कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो रह सकते हैं 2n² के बराबर। बोहर-बरी रूल क्या कहता है कि किसी भी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किसके बराबर होते हैं, 2n² के बराबर। ये क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बेटा बेसिकली कुछ नहीं है, n है यहाँ पर सेल नंबर, यहाँ पर क्या है, सेल नंबर। अब यहाँ पर अगर आप n की वैल्यू, जैसे n बराबर 1 मतलब है पहली से, n बराबर मतलब क्या है, पहली से n बराबर 1 रखो। यहाँ पर देखो कितना है, 2, n की वैल्यू कितनी रखी, 1, एक स्क्वायर करो, ठीक है। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 जाएंगे, एक स्क्वायर 2 आएगा। फिर n बराबर आपने जब 2 रखा दूसरी से, तो देखो तो 2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 8। ऐसे n बराबर 3 रखा, कितना स्क्वायर लिया, 3 का स्क्वायर लिया, कितना आ गया, देखो करो 18। ऐसे n बराबर 4 किया, कितना होगा, 32। ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये रूल क्या बता रहा है, देखो ध्यान सुनिए, अभी हमने बताया नहीं तो रूल क्या बता रहा है। ये रूल ये कहता है कि किसी जो ये सेल दिखाई दे रही है आपको, के एलिमेंट, इनमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, पहली सेल की वैल्यू रखी इसमें, फिर दूसरी सेल का नंबर रखा, तीसरी सेल का नंबर रखा, चौथी सेल का नंबर रखा। तो अब ये जो नंबर निकल कर आया, देखो 1 2 3 4, ये नंबर जो निकल कर आए ना, ये नंबर ये बता रहे हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, एक की वैल्यू यहाँ पर रखी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32। इतना आइडिया आपको लगना चाहिए। अब बिल्कुल रट डालो इसे, 2n² से रट डालो इसको। कैसे, पहली सेल में अगर कोई पूछा था कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप कहेंगे 2। दूसरी सेल में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, आप कहेंगे 8।
तीसरी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप कहेंगे 18। फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आप कहेंगे 32। ये डेटा भी आपको याद करना है। इस रूल से, रूल से, रूल से आपको डेटा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी आपसे पूछेगा, अगर कैसा भी सवाल अगर पूछता है आपसे, बताइए फर्स्ट सेल है, एटम की फर्स्ट सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ, आप कहेंगे 2। सेकंड सेल में कितने आते हैं बताओ, आप कहेंगे 8। थर्ड सेल में कितने आते हैं, आप कहेंगे 18। फोर्थ सेल में कितने आते हैं, आप कहेंगे 32। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे बताओ के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो आपको पता है फर्स्ट सेल का नाम तो केस है, आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप कहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। एम में 18, एन में 32। इतनी चीजें बेसिकली बेटा आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग कि एल एम एन, के सेल में कितने 2, एल में 8, एम में 18, एम में 30। ये डाटा बेटा आपको याद होना चाहिए, ये डाटा आपको याद होना चाहिए, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी। बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा बेसिक फंडामेंटल चीजें पढ़ा रहे हैं आपको। इन सारी चीजों को पढ़कर चलोगे तो आगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बहुत बेसिक धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपके समझ में चीजें आए और धीरे धीरे आपको आगे ले चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। और बस आप इतना कर लेना, एक बार लेक्चर को दोबारा रिवाइज कर लेना कि एटम क्या होता है, एटम किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, और उनकी डिस्कवरी याद कर लेना। तो ये सारी चीजें याद करने वाली है केमिस्ट्री में शुरुआत में, बेसिकली ये सारी चीजें। फिर हमने आपको डाल्टन की चीजें बताई, डाल्टन की थ्योरी बताई, डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में आइडिया ले लीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, एटम का स्ट्रक्चर देख लेना है, और स्ट्रक्चर को ढंग से देख लेना है। पहली सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, उसमें के, इसका नाम फर्स्ट सेल का नाम के होता है, सेकंड का एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन। ठीक है, और इसके एटम के सेंटर पॉइंट में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसमें कौन कौन रहता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल में, सेल होती है उनमें घूमते रहते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, मास क्या होता है, एटॉमिक मास। ठीक है, और बहुत सारी चीजें बताएंगे, धीरे धीरे आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। ओके।